आगे देखेंगे इसी कड़ी में साक्षरता। तो सबसे पहले साक्षरता का प्रमाण कितना है, तो कुछ देशों के हम उदाहरण के स्वरूप पे देखेंगे। जैसे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में लोग जो हैं वह सुशिक्षित हैं, तो उनकी साक्षरता का प्रमाण जो है 98.1% है। उसी तरह से ब्राज़ील में भी 92.6% लोग जो हैं शिक्षित हैं। भारत 72.1%, चीन 96.4% और बांग्लादेश यहाँ पे 61.5। पाकिस्तान में 56.4% जनसंख्या ही शिक्षित है। ईरान 86.8% और अफगानिस्तान यहाँ पर 38.1% जनसंख्या शिक्षित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जेंटीना जैसे देश हो गए, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन और ईरान, ये सब जो देश हैं इन्होंने शिक्षा को, साक्षरता को अधिक महत्व दिया है। भारत भी इसी कड़ी में वह भी प्रगतिशील बन रहा है, इसने भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके कारण यहाँ पर भी शिक्षा का प्रमाण लगभग 72.1% है। अब हम देखेंगे साक्षरता के बारे में कि समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं तो कुछ लोग निरक्षर होते हैं। यह जो निरक्षरता का प्रमाण था वो पहले अधिक था, अभी भी है, किंतु यह ग्रामीण भागों में है। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे देश में उसे साक्षर माना जाता है। साक्षरता का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है। साक्षरता अर्थात आप अगर लिखना पढ़ना, अपना नाम लिखना जानते हैं, इसका अर्थ है कि आप शिक्षित हैं। यह व्याख्या अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप की होती है। जैसे साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। अगर लोग जो हैं वह शिक्षित होंगे, साक्षरता का प्रमाण अधिक होगा, तो उस देश का विकास अधिक होगा। किंतु अगर लोग जो हैं अशिक्षित होंगे और साक्षरता का प्रमाण कम होगा, तो ऐसे देश में अंधविश्वास अधिक होगा और नई जो नीतियाँ आ रही हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होगा, या देश की प्रगति में किस तरह से देश की प्रगति किया जा सके उसके लिए वह आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए साक्षर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। ये खाली स्थान में आ सकता है। खाली स्थान वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने वर्ष? 7 वर्ष की जो आयु है, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो जाहिर सी बात है वह वहाँ पे कुछ न कुछ सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो उसका वर्गीकरण निरक्षर में किया जाता है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। खाली स्थान सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। तो कौन होता है? साक्षरता। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित समझा जाता है। किसी देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कब विकसित समझा जाता है? तो किसी भी देश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से तब विकसित समझा जाता है जब उस देश में साक्षरता का प्रमाण अधिक होता है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह से साक्षरता जो है
वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगला हम देखेंगे प्रवासन। प्रवासन अर्थात स्थानांतरण। जब व्यक्ति अथवा व्यक्ति का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि प्रवासन का क्या अर्थ है या प्रवासन किसे कहते हैं। तो प्रवासन जब व्यक्ति अथवा व्यक्ति का कोई भी समूह या वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम प्रवासन कहते हैं। प्रवासन अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप का होता है। तो प्रवासन के 3 भाग हैं। अल्पकालीन, जैसे कोई शिक्षा हेतु बाहर जाता है तो वह अल्पकालीन हो गया। कुछ होते हैं दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय के लिए, और कुछ जो होते हैं स्थायी होते हैं कि वह जो है अपने क्षेत्र को छोड़कर चले आते हैं। तो इस तरह से प्रवासन के कितने प्रमुख प्रकार हैं। तो प्रवासन के 3 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और स्थायी स्वरूप का प्रवासन। उदाहरण के तौर पर जैसे विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, तबादला, ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं, पर्यटन, घूमने के लिए, प्राकृतिक आपदा, युद्ध इत्यादि कारणों से लोग प्रवासन करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रवासन के प्रमुख कारण क्या हैं। अब प्रवासन के प्रमुख कारण क्या हैं? किसी का विवाह हो गया, या शिक्षा हेतु, व्यवसाय हेतु, या ट्रांसफर हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, या प्राकृतिक आपदा आ गई, युद्ध की स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति में प्रवासन लोग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। प्रवासन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में लोग प्रवासन करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। अर्थात जिस स्थान से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ की जनसंख्या जाहिर सी बात है कि वह कम हो जाती है, क्योंकि वह स्थानांतरित होती है। इसीलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन का अभाव हो जाता है। तो मानव संसाधन के अभाव के क्या कारण है कि जिस क्षेत्र में लोग प्रवासन करते हैं या स्थानांतरित करते हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, और इसलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन जो है वह कम हो जाता है। इसका विपरीत, इसका उल्टा भी होता है कि अब जो जनसंख्या स्थानांतरित हो रही है वह किसी दूसरे स्थान पर जाती है तो उस पर भी तो प्रभाव डालेगी। तो इसके विपरीत क्या होता है कि जहाँ पर ये लोग जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है और सार्वजनिक सेवाओं का तनाव बढ़ता है और जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन आता है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से यह जो प्रवासन है यह जनसंख्या को प्रभावित करता है। जिस स्थान से लोग प्रवासित हो रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या कम हो जा रही है, किंतु जिस स्थान पर लोग जाकर रह रहे हैं ऐसे स्थान पर वह उस स्थान को प्रभावित करते हैं और यहाँ पर सार्वजनिक सेवाएं और तनाव बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ तालिका दी गई है, तालिका में देश और प्रवासित जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया कि कितने लोग वहाँ से प्रवासित हुए कहीं दूसरी जगह पर किसी भी कारणवश। जैसे अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान में यहाँ पर बहुत ही कम प्रमाण है प्रवासन का, 0.14। अगला है ब्राज़ील, ब्राज़ील में 0.34। कुवैत में 62.11। बांग्लादेश 73। जर्मनी में 12.31। हांगकांग में भी देखेंगे तो प्रवासन की संख्या अधिक है, 42.59।
इसके बाद है इज़राइल, इज़राइल में 37.87, भारत में 0.52, ओमान 24.46, सऊदी अरब 25.25, ग्रेट ब्रिटेन 8.98, संयुक्त राज्य अमेरिका 12.81। तो इस तरह से प्रवासन जो है वह कई सारे देशों में अलग अलग है।